हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप सुन रहे हो। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 सिविक्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इससे हमने एक जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हम ये रीड करेंगे इसमें। अब देखते हैं हम क्या क्या रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में। नाउ हियर आई विल टेल यू कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वो रिमूव कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। अब आपको वो नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हियर इज रिटन पाथ, ओके, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है। देखिए, जब एक कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशंस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोगों के डिफरेंसेस हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो वहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। तो एट द सेम टाइम जिसकी कॉलोनाइजेशन रह चुकी हो, ऑपरेशंस की रह चुकी हो उसकी सोसाइटी, ऐसी जगह पर ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू वी बिल्ड अ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, ये सब एश्योर करने के लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल ले किया जाता है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल सेट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे लिंक होगी, कैसे रन करेगी, उसकी पावर कितनी होगी, सिटीजन्स की पावर कितनी होगी, उन्हें क्या क्या राइट्स मिलेंगे, और ये सारा कुछ डिज़ाइन करके लॉफुली रखा जाता है, जिसे गवर्नमेंट अबाइड बाय करती है, फॉलो करती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रूल्स है जो सभी लोगों के द्वारा, यानी कि जो भी देश में रहते हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल लिविंग इन टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सुप्रीम लॉ होती है जो डिटरमाइन करती है कि लोगों के बीच गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे होंगे, दूसरे जो लोग इसमें रहते हैं, हमारी टेरिटरी में रहते हैं, उनके और गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे होंगे। अब हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या रोल है। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कॉलोनाइजेशन की रह चुकी है, तो हिस्ट्री रिपीट ना हो इसके लिए ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो भी लोग एक साथ रहते हैं। दूसरे, ये स्पेसिफाई करती है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी, यानी कि डिसीजन और पावर किसके हाथ में होगी। नेक्स्ट, इट लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी, इसमें गवर्नमेंट की पावर की लिमिट होती है, क्योंकि जो अभी ये जो गवर्नमेंट चलती है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चलती है, तो कभी कभी लोग ग्रीडी भी हो जाते हैं, इसलिए उसकी पावर की लिमिट्स करी गई है। दूसरे, सभी लोगों के पास तो पावर नहीं होती, तो इसलिए सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट, इट एक्सपीरियंस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। दूसरे, ये लोगों की एस्पिरेशन के लिए एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए एक्सपीरियंस करती है। बच्चा, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, है ना, ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी डेमोक्रेटिक हो, उनका सभी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। नाउ विल टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस सिचुएशन में बना और कब बना। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना था हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस समय पर जो हमारा कंट्री था उसका बंटवारा हुआ था, है ना, और दूसरे हमारा कंट्री जो था डाइवर्स था। सो इट इज़ नॉट at all easy. At the time, the people of India were emerging from the states of subjected to the citizens. The country was born through a partition on the basis of religious, यानी कि रिलीजियस बेसिस पर भी बंटवारा हो रहा था। 10 लाख लोग मारे गए थे। The British has left it to the rules of the princely state to decide whether they want to mingle with India और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दिया था कि चाहे वो इंडिया में रह सकते हैं या पाकिस्तान में, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इस तरह से जो जिस सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था जिन लोगों ने ये वर्क किया। इस तरह से हमने देखा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग टास्क बिकॉज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन
द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक as secure as does today. जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे हैड एग्जाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. यानी कि उस टाइम पर अनस्टेबिलिटी थी, यानी कि जैसे आज तो किसके कारण है, कोरोना के कारण अनस्टेबल है, लेकिन उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी. अब ये देखते हैं कि किस तरह से जो पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो चूज़ किया गया. क्योंकि उस समय पर ये एक बिग टास्क था. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी एक बिग एडवांटेज थी कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. हमारा जो नेशन मूवमेंट था वॉज मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल. इट वॉज अ स्ट्रगल टू रिजोनेट. उसने हमारी सोसाइटी और हमारी पॉलिटिक्स को भी रिजोनेट किया, यानी कि जो स्ट्रगल था. देयर वॉज शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ ऑफ इंडिया शुड टेक आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पाथ चूज़ किया गया. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेस लीडर के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट यानी कि एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का. जैसे कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, ऐसा पहले नहीं था. 1931 में कराची सेशन में रिजोल्यूशन लिया गया कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो कैसा दिखाई देगा. उसमें कुछ कमिटमेंट किए गए, इंक्लूजन किए गए. सबसे पहला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना. बिकॉज एट दैट टाइम वॉज नॉट ऑल द पीपल हैव राइट टू वोट. नेक्स्ट हमारा जो राइट्स में अभी भी है राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम. इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स थे उन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया. इस तरह से हमने देखा कि कुछ बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्ट की गई सभी लीडर्स के द्वारा बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. अब हम देखते हैं कि कहाँ से हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी किस तरह से इंस्पिरेशंस ली गई, कहाँ से एक्सप्रेशंस ली गई. और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और फिर उसमें कंट्रीब्यूट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत सारी ब्रिटिश लॉ थे लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था 1935, उससे इंस्पायर हुए. इसके अलावा 1937 के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए थे उससे इंस्पिरेशन मिली. और दूसरे बहुत सभी प्लेसेस पर जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उससे भी बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे उसके आइडियल से इंस्पायर हुए. दूसरे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, बिल ऑफ राइट आया यूएस में, उसकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हुई. सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ. इस तरह से ये सभी फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया. इस तरह से हमने देखा वी हैव लर्न लोट्स ऑफ फ्रॉम ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड. बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी वो हमने सीधे सीधे डाली. जो बुरी चीज़ें थी जैसे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो वो उससे लर्न करके हमने वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की. अब हम देखते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो किस तरह से बनी, कौन लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, वो कहाँ से आए थे, इसके बारे में बात करेंगे. ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. अब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक असेंबली तैयार की गई. अब उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो थी नहीं, तो कुछ इलेक्टेड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, एक इलेक्शन किया और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तैयार की. जो इलेक्शंस हुए थे वो 1946 में हुए थे. उसमें 299 मेंबर्स थे. अर्लियर इसमें पार्टीशन से पहले इससे भी अधिक मेंबर्स थे, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो उसमें वो कंट्रीब्यूट हो गए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए. उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी. इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया. लेकिन ये जो इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को आया था. अब बच्चा आप लोगों को मुझे ये बताना है व्हाई डिड वी वेट फॉर 2 मंथ्स. कमेंट सेक्शन में आप बताओगे. और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है, तो यू हैव टू टेल मी कि व्हाई डिड वी वेट फॉर 2 मंथ्स. अब हम देखते हैं कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो. इनकी 50 साल से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हम आज भी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं. उस टाइम पीरियड में द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द
व्यूज़। अब उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केवल जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्हीं को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि ये एक्सप्रेस करता है ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, उस टाइम पीरियड की। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, डिफरेंट डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, तो वो सभी को रिप्रेजेंट करता है। असेंबली रिप्रेजेंट मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, ये सभी कोई भी लोग, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग हो, किसी भी क्लास से बिलोंग हो, किसी भी रिलीजन से, किसी भी ऑक्यूपेशन से, ये सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी क्वालिटी है। दूसरी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ये एक सिस्टमेटिकली वर्क करती है, ओपन एंड कंसेक्चुअल मैनर, यानी कि सभी की बातों को इसमें ध्यान में रखकर किया जाता है। इस तरह से हम जो 60 इयर्स पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ। और दूसरे जो BR अम्बेडकर थे उन्हें बहुत सारा ये भी डर था कि जो रूरल क्लासेस हैं उनकी अभी भी कंडीशन हार्श है, तो उनके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहुत सारे राउंड्स हुए, डिस्कशन हुए, और उसमें 2000 से भी अधिक अमेंडमेंट्स हुए जो कंसीडर किए गए। इस तरह से इसे बनाने में 114 डेज़, मतलब जो मेंबर्स थे सारे उन्हें 114 डेज़ लगे। हर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया जाता था, वर्ड टू वर्ड बोला जाता था, और हर वर्ड को रिकॉर्ड किया जाता था और प्रिजर्व किया जाता था। जो ये कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के नाम से कहा जाता है। और जब ये प्रिंटेड किया गया, ये डिबेट हुई, तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में किया गया। और ये जो हमें लॉजिकली रीज़न प्रोवाइड करता है बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।